नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। चीन और रूस विश्व के दो ऐसे देश जो सर्वाधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बात अगर चीन की करें तो शायद ही उसका कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क होगा जिससे उसकी सीमा को लेकर विवाद की स्थिति न बनी हुई हो। इसके अलावा अपने पड़ोसियों से इतर भी अगर बात करें तो जापान जैसे देश के साथ उसका द्वीपों पर स्वामित्व को लेकर संघर्ष होता है। अगर ताइवान के साथ बात करें तो प्रत्यक्ष अधिकार को लेकर ही उसका संघर्ष चलता है। भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष सीमा विवाद की स्थिति उसके साथ बनी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे उसके एक ऐसे पड़ोसी के साथ सदियों से चले आ रहे, दशकों से चले आ रहे हो उसके ऐसे संघर्ष के बाद बदलती हुई परिस्थितियों की, जो खासा चर्चा में बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन और भूटान के बीच हाल ही में एक वार्ता शुरू हुई है उसके सीमा विवाद के निपटारे को लेकर। तो आइए देखते हैं क्या है आज का शीर्षक। शुरू करते हैं अपना सफर। उससे पहले आपको शीर्षक बता दें कि चीन भूटान सीमा विवाद और भारत की चिंता क्या है, मुद्दा क्यों है ये सुर्खियों में, इसको लेकर आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खबर क्या है, फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे चीन भूटान सीमा विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, शुरू से लेकर अब तक का क्या सफर रहा है, वो विवाद किन किन दौर से होकर गुजरा है जो वर्तमान में इस मोड़ पर आया है। फिर हम देखेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है जिससे भारत के चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं, उस पर भी नजर डालेंगे, क्यों भारत चिंतित हुआ है। और अंत में हमारी परिपाटी है एक अभ्यास प्रश्न की, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा। तो सबसे पहले चलते हैं खबर पे, देखते हैं खबर। तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की, चाइना भूटान टू एंड बाउंड्री टॉक एट अर्लीस्ट, व्हाई दिस इज अ वरी फॉर इंडिया। इस खबर के आलोक में आज की हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। तो नजर डालें तो 23 अक्टूबर को आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये दो विदेश मंत्री हैं, एक भूटान के विदेश मंत्री हैं और दूसरे चाइना के हैं। इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है चीन में। इन दोनों के बीच में एक वार्ता होती है और इसी बीच विदेश मंत्री जो भूटान के हैं उनका एक बयान आता है और उस बयान में वो कहते हैं कि भूटान चीन के साथ सीमा वार्ता को अब जल्द समाप्त करेगा और एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों का निर्माण करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यातव्य हो कि अब तक चीन और भूटान के बीच किसी भी प्रकार का राजनयिक संबंध नहीं था और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खास करके भारत के लिहाज से अगर देखें तो चिंता की लकीरें भारत के माथे पर बनना स्वाभाविक है। क्यों है? तो आप देखें कि राजनयिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जब ये दोनों देश तैयार होते हैं तो ऐसे में भारत की चिंता का कारण बनता है डोकलाम का क्षेत्र, क्योंकि हाल ही में डोकलाम का विवाद हुआ था, आपको मालूम है। और वो क्षेत्र भारत के लिहाज से रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर भारत की सेना भी तैनात रहती है एक संधि के तहत। तो ऐसे में भारत का स्वाभाविक रूप से चिंतित होना लाजमी है। आगे अगर देखें तो चीन और भूटान का जो सीमा विवाद है, एक बार हम इसको समझते हैं कि अब तक जो सीमा विवाद चला आ रहा है उसके पीछे क्या क्या उसका इतिहास रहा है, उस पर एक नजर डालें। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि चाइना और भूटान, इन दोनों के बीच में ये जो आप सीमा देख रहे हैं, ये लगभग 477 किलोमीटर लंबी सीमा ये दोनों देश साझा करते हैं। और 1950 में जिस वक्त तिब्बत का निर्माण हुआ, तिब्बत पर निर्माण नहीं हम कह सकते, तिब्बत पर अधिकार हुआ, चाइना ने अपना आधिपत्य किया, उसी समय से 50 से ही इन दोनों के बीच में अर्थात तिब्बत और भूटान के बीच में जो बाउंड्री थी, बाउंड्री लाइन थी, उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। तो पहली हम कहें जो नींव पड़ती है वो वहीं से पड़ जाती है जब 50 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद उस विभाजन रेखा को ही मानने से इनकार कर दिया जाता है। इसके अलावा तिब्बत के लोगों ने एक समय बाद आप देखेंगे 1959 में विद्रोह किया चाइना के खिलाफ। तो चाइना ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और उस कार्रवाई के फलस्वरूप वहां पर आक्रामक कार्रवाई करते हुए उस जवाबी कार्रवाई के दौरान चीन द्वारा तिब्बत में 8 ऐसे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया गया जो भूटानी एनक्लेव थे, अर्थात भूटानी क्षेत्र थे जो कि तिब्बत के अंदर स्थित थे। तो यह भी एक कारण बनता है 1959 में भूटानी एनक्लेव पर भी आक्रामक कार्रवाई के तहत तिब्बत में अधिकार कर लेना। अब अगर बात करें कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर चीन बार बार अपना हस्तक्षेप करता रहा है, तो वो कई क्षेत्र हैं, चाहे वो ड्रामना हो, शाक्टोई हो, याकचू और चारिंग थांगचू हो, सिंचू लुंगपा हो और लांगमार्पो घाटियां हो, इन पर चीन अपना दावा समय समय पर करता रहा है। इसके अलावा लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो आप इस मैप में देख सकते हैं, भूटान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है पासमलुंग
जाकरलुंग या जकरलुंग भी कहते हैं। ये दो क्षेत्र जो इसके उत्तरी भाग में स्थित हैं। और तीसरा है डोकलाम। डोकलाम पर हम बाद में आए। अगर बात करें जाकरलुंग और पासमलुंग की, तो ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो काशी, कांची, अवंतिका जैसे सांस्कृतिक स्थल आमतौर पर महत्वपूर्ण है, जहां की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है। उसी दृष्टिकोण से भूटान में भी जाकरलुंग और पासरलुंग काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर बार बार चीन अपना दावा करता रहा है। साथ ही डोकलाम, डोकलाम की अगर बात करें तो इस पर भी चीन अपना दावा करता रहा और बार बार यह कहता रहा कि जो यहां पर ये क्षेत्र है, देख सकते हैं आप, इसके विस्तार के अंतर्गत ही ये डोकलाम को चीन बताता है। तो इस प्रकार ये तीन मुख्य क्षेत्र हैं जो विवाद का कारण बने रहते हैं। अब देखें तो ये डोकलाम क्यों महत्वपूर्ण है, तो चारागाह के लिहाज से तो ये समृद्ध है ही, साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भारत, भूटान और चीन ये तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन अर्थात ये तीनों ही देशों की, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे भूटान हो, इनका ये सम्मिलन है। यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से मिल रहे हैं। जैसे तीन रास्ते मिलते हैं, तिराहा होता है, उसी प्रकार तीन देशों की भौगोलिक सीमाएं मिल रही हैं। तो एक त्रिकोण है, ट्राई जंक्शन है। और इसी ट्राई जंक्शन के करीब स्थित होने के कारण भी डोकलाम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि चाइना की मंशा है कि अगर डोकलाम उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इस पर काबिज होने के पश्चात भारत की ओर बढ़ सकेगा। तो ये मोटा मोटी एक मामला है। आगे देखें तो ये क्षेत्र भारत का जो सिलीगुड़ी गलियारा है, जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों से भारत की कनेक्टिविटी होती है। न सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों से बल्कि कुछ अन्य आस पड़ोस के देश भी हैं, उससे भी भारत की कनेक्टिविटी होती है। तो इस वजह से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखें, भारत डोकलाम पठार को भूटान का निर्वात क्षेत्र मानता है। क्योंकि भारत इस क्षेत्र को लेकर, चूंकि चाइना और भूटान दोनों के बीच विवाद रहा है, लेकिन भारत हमेशा से भूटान के समर्थन में खड़ा रहा। क्योंकि भारत के लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। वो जानता है चीन की आक्रामक नीति क्या होती है, वो कैसे इंक्रोचमेंट करता है, और आगे वो बढ़ता बढ़ता भारत ही एक ऐसा एशिया में उसको देश दिखाई देता है जो कि उसकी महाशक्ति बनने के रास्ते में बाधा है। इस दृष्टिकोण से देखें तो चीन इसे अपनी चुंबी घाटी का विस्तार मानता है। जो ये क्षेत्र था, अगर पीछे आए देखें तो ये एरिया जो है, ये एरिया यहां पर चुंबी घाटी है और इसी के विस्तार के अंतर्गत वो डोकलाम को मानता है कि वो इसी में सम्मिलित है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाइना का दावा है जो सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है। 90 में अगर देखें तो चीन 90 से ही अपनी नीति को बदलता रहा। वो साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाता रहा। कभी वो इसको डराता है भूटान को, तो कभी लोक लुभावन तरीके से उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। अगर देखें तो भूटान को उत्तर के विवादग्रस्त इलाकों के बदले वो पश्चिम के विवादित इलाकों की अदला बदली करने का प्रस्ताव भी देता है। आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये उत्तर के जो दो एरिए हैं, चाहे वो जाकरलुंग हो या पासमलुंग हो, इन दो के बदले वो कहता है कि ये दो तुम हमसे भले ही ले लो, लेकिन यहां पर डोकलाम तुम हमें सौंप दो। इस प्रकार वो धमकाता है और इन क्षेत्रों पर इंक्रोचमेंट करता है, अपना अधिकार करता है। तो ये कई बार वो ऐसा कर चुका है क्योंकि वो डोकलाम के रणनीतिक महत्व को समझता है। साथ ही आप अगर आगे देखें तो चीन द्वारा हाल ही में और आक्रामक नीति अपनाई गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, साम दाम दंड भेद सारी रणनीतियों को अपनाता है। तो चीन द्वारा साकटेंग सेंचुरी एक है जो कि भूटान के अंतर्गत है, उस पर भी अपना दावा किया गया। एक बार की बात है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्तीय सहायता देने की बात की गई इसी सेंचुरी को। तो ऐसे में चाइना ने अपना विरोध दर्ज कर दिया और चाइना ने कहा कि ये वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विवादित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जा सकती है। चाइना उस पर अपना भी दावा करता है, ऐसे में वो वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी। तो इस प्रकार वो आक्रामक रुख अपनाते हुए अतिक्रमण उसके अंदर लगातार करने का प्रयास करता रहा है। भूटानी क्षेत्र के अंदर उसने कई गांव भी बसाए, जानबूझ के सांस्कृतिक हमला एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां पे अपने लोगों को उकसा के जबरदस्ती बसाना, ताकि वहां की सरकार के खिलाफ हम सांस्कृतिक आक्रामक रुख अपना सकें। और वो गांव नॉर्मल गांव नहीं थे। उन गांवों में अगर आप नजर डालेंगे तो सड़कें भी बनाई गए, बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, यहां तक कि पक्की बसावटों का निर्माण किया गया। वहां पर सैन्य और पुलिस चौकियां बनाई गई, बस्तियां और बेहतर रूप से जुड़े सड़क पुल, इनका निर्माण हुआ। तो ये गांव सिर्फ सामान्य गांव नहीं है। इस लिहाज से आप देखें वो किस प्रकार आक्रामक ढंग से वो किसी भी राष्ट्र के अंदर
आक्रामक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वहां पर अतिक्रमण करता है। 20-21 के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई जिसमें ये सारी बातें प्रमाणित भी होती हैं। आगे अगर देखें तो 1990 में भूटान को उत्तर के विवादग्रस्त इलाकों के बदले पश्चिम के विवादित इलाकों की अदला बदली करने का प्रस्ताव उसने दिया था, जिसको स्वैप सिस्टम कहते हैं। ये बात आपको पहले भी बताई गई। इस बीच इनके बीच कुछ वार्ताओं का दौर भी शुरू हुआ। चीन के साथ अगर पहली सीमा वार्ता की शुरुआत की बात करें तो 1984 से इसका प्रारंभ हुआ है और दोनों पक्षों ने अपनी वार्ता को दिशा देने के लिए फिर और आगे बढ़ते हैं। 1988 में आप देखेंगे इनके बीच कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर हामी भी भरी गई कि आगे भी इन बुनियादी सिद्धांतों पर हमारी वार्ता जारी रहेगी। इसी वार्ता को अगर देखें तो जारी रखने और यथास्थिति बरकरार रखने से जुड़े समझौते पर दस्तखत भी किए गए। 1998 में यह काम होता है। और साथ ही इन लोगों के बीच अगर बात करें तो अब तक की अगर हम बात करें तो विशेषज्ञ स्तर पर 13 बैठकें और सीमा वार्ताओं के 24 दौर, वर्तमान दौर को छोड़ दिया जाए ये 25वां दौर चल रहा है। तो इस प्रकार अगर इसको भी सम्मिलित कर लें तो 25 दौर और 13 बैठकें आयोजित हुई, जिसमें से 3 बैठकें इसी साल आयोजित की गई हैं। इसलिए आपको ये जरूर आभास होगा कि हालिया वर्षों में कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। जो अब तक 2016 से बात रुकी हुई थी, एक ही वर्ष में 3-3 बैठकों का होना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके रुझान में परिवर्तन है। तो आप देखें 13 बैठकें 24 दौर हो चुके हैं। 2021 में सीमा वार्ता में तेजी के लिए एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हुआ इन दोनों के बीच। तो ये आप देख सकते हैं कि हर लिहाज से चीन प्रयास कर रहा है, चाहे वो वार्ता के स्तर पर, चाहे वो अतिक्रमण के स्तर पर, चाहे वो डरा कर, चाहे वो लोक लुभावन तरीके से। ये चीन की शुरू की ही रणनीति रही है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। लेकिन हालिया घटनाक्रम अगर आप देखें, नजर डालें तो भूटान का जो झुकाव है उधर बढ़ने की वजह से भारत की चिंता बढ़ी है। हुआ क्या उस पर नजर डालें तो भूटान ने चीन से कहा कि वह सीमा वार्ता समाप्त करने और बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तैयार है। अर्थात इसका झुकाव उसकी तरफ हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस तरह के समझौते के परिणाम स्वरूप कहीं भूटान डोकलाम के एवज में समझौता न कर ले, इसलिए भारत चिंतित है। ऐसे में भारत के लिए जो सुरक्षा का महत्व वाला क्षेत्र है वो चिंता उत्पन्न करता है, क्योंकि डोकलाम पर अब तक भूटान के मार्फत भारत की उपस्थिति दर्ज थी। वहां हटना मतलब चिकन नेक पर खतरा, पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्टिविटी पर खतरा। डोकलाम पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन भूटान से हुई संधि के चलते भारत की सेनाएं यहां लगातार रखी जाती रही हैं। 2017 में क्या हुआ कि चीन ने यहां पर सड़क निर्माण का काम जैसे ही शुरू किया तो इसी संधि के तहत भारत की सेनाएं वहां मौजूद थीं। तो भारत अपनी सेनाएं मौजूदगी के बाद वहां पर उसने उस काम को रोका और कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और 73 दिन तक ये गतिरोध जारी रहा। फिर आप देखेंगे कि चीन की कहीं ना कहीं खींच थी, चीन इस बात से भारत के प्रति उसके मन में क्रोध था, और उसी का परिणाम 2020 में आप देखेंगे गलवान घाटी लद्दाख में जो घटना होती है, सैन्य झड़प हुई, दोनों तरफ से कुछ न कुछ नुकसान हुआ। और अब भी इस तनाव का अनुमान आप लगा सकते हैं कि देपसांग डेमचोक से अभी भी सैन्य वापसी नहीं हुई है। ये दो ऐसे स्थान हैं जहां दोनों देशों की, भारत चीन की सेनाएं आमने सामने देखी जा सकती हैं, जबकि वार्ता का कई दौर चला इनके बीच में, लेकिन अभी तक तनाव कायम है। इस पे बीच बीच में चीन द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत को कैसे अपने आंख की किरकिरी मान बैठा है। अगस्त में देखें तो अरुणाचल प्रदेश को चीनी अंग जो है वो मानते हुए एक मानचित्र जारी कर देता है। इस बात से भी प्रमाणित होता है भारत चीन तनाव लगातार बना हुआ है, कुछ चीन की इस गतिविधियों की वजह से भी। भूटान के प्रति अगर देखें तो चीन की वार्ता की तत्परता जो इधर बढ़ी है उसको भारत से अलग करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के मन में भारत है, इस दृष्टिकोण से वो भूटान की तरफ बढ़ रहा है। आगे अगर हम देखें तो क्यों बढ़ रही है भारत की चिंता? भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, ये सारी बातें अब तक सम्मिलित हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुवत तरीके में से हम देखें तो उत्तर में विवादित क्षेत्रों के लिए भारत भूटान और चीन के बीच जो ट्राई जंक्शन है उसके करीब ही स्थित है डोकलाम, जो कि चीन को न सौंप दिया जाए, इसलिए भारत चिंतित है। पहला कारण ये बनता है। दूसरा अगर देखें तो इस क्षेत्र पर चीन के नियंत्रण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उसको भी खतरा है, जो पूर्वोत्तर से इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ता है, जो 22 से 28 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। साथ ही ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी कनेक्ट करता है। तो अन्य देशों और भारत के ही पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इसका रणनीतिक महत्व है।
इसलिए डोकलाम सीमा विवाद को अगर हम देखें तो सुलझाने में भारत और भूटान के बीच चीन को समान महत्व दे दिया गया। यह भी एक कारण है कि भारत, भूटान और चीन, भूटान अब तक उसका झुकाव कहीं ना कहीं भारत की तरफ था, लेकिन इस मामले में एक ऐसा बयान आया जिसमें वहां के विदेश मंत्री कहते हैं कि इस मामले में भारत, भूटान और चीन तीनों समान, भले ही कोई छोटा देश हो बड़ा देश हो, तीनों समान देश हैं, तीनों समान स्तर पर रह के बात करेंगे। तो ये एक चिंता की बात और होती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। साथ ही अगर देखें चीन की मंशा क्या है, तो चीन जाहिर सी बात है कि हम देखें तो इस क्षेत्र में वो एशियाई महाशक्ति बनना चाहता है भी कुछ हद तक, लेकिन उसकी जो मंशा है वो भारत उसको कहीं ना कहीं अपना प्रतिद्वंदी दिखाई देता है और भारत के लिहाज से उसके ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं। भूटान के पश्चिमी भाग का रणनीतिक महत्व है, पश्चिमी भाग जिस एरिया में ये डोकलाम स्थित है, इसलिए भी चीन की मंशा है कि इस क्षेत्र को किसी भी हाल में वो अर्जित करना चाहता है ताकि भारत को कंट्रोल किया जा सके। और अमेरिका और भारत दोनों से ही संबंध खराब हैं चाइना के, इस लिहाज से भी चाहता है कि भारत के जो पड़ोस में देश हैं उसको किसी भी तरह से अपने खेमे में मिलाया जाए। इस दृष्टिकोण से भी वो यहां पर प्रयासरत है। साथ ही अगर देखें तो तिब्बत में भविष्य में कोई अशांति फैलेगी तो उसमें वो कहीं ना कहीं भूटान की संभावित भूमिका को देखता है, इसलिए भी वो भूटान को कहीं ना कहीं अपने खेमे में, अपने पाले में मिलाना चाहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आज के खबर के आलोक में आपसे साझा की गई। अंत में हमारी परिपाटी है अभ्यास प्रश्न की तरफ, तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले बताएं कि ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि भारत के महत्व को भूटान भी जानता है और भूटान को इस समझौते पे भूटान ने एक अपनी कह लें कि उसने एक परिपाटी उसकी है या उसने ऐसा तय किया है कि वो P5 देशों से किसी भी प्रकार का संबंध जो है वो नहीं कायम करेगा। साथ ही अगर इस चीज को वो जारी करता है तो P5 देशों से के प्रति जो अपनाई गई जो नीति है उसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ वो किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि वो महाशक्तियों के बीच में किसी भी रूप में पड़ना नहीं चाहता था, ऐसी उसकी पहले की पॉलिसी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चाइना के साथ इस तरह का वो करता है, रणनीतिक संबंध कायम करता है, तो अपनी उस प्रकार की नीति जो है उससे वो हटता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत सारी चुनौतियां भी है। साथ ही भूटान खुशहाली सूचकांक को मानता है, वो दूसरे तरीके से चलता है, इसकी आर्थिक नीति कुछ पृथक है। तो तमाम चुनौतियां ऐसी आएंगी जो इतना आसान नहीं होगा और भारत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर भी क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल हम आते हैं चीन और भूटान कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं, आज का हमारा ये प्रश्न है। और आपके सामने विकल्प है 477 किलोमीटर, 577, सी 377 या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आप इस संदर्भ से लाभान्वित होंगे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।